हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल पैसेजेस विच इज़ आर सेट नंबर 3। तो आप प्लीज़ अपने स्क्रीन्स पे फोकस करिए एंड वी विल स्टार्ट डूइंग 5 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इस वाले आपके सेट में। तो शुरू करते हैं अपना पैसेज नंबर 1 से। सो प्लीज़ रीड ऑन विद मी। एंड जैसा कि हम हमेशा करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आर रिवर्स मेथोडोलॉजी, पहले फ्यू लाइन्स हम रीड करेंगे पैसेज की सो दैट हमें पता चल जाए कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और उसके बाद जाके हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है पैसेज के बाद। सो प्लीज स्टार्ट द पैसेज नंबर 1 एंड वी विल रीड ऑन। Whenever we consider the trauma which animals undergo due to avid use of plastics in human life, we mostly focus on the miserable plight of marine animals. However, the land animals, and especially the stray ones, are equally suffering because of the reckless dumping of polythene and plastic wastes by people. तो अपने पैसेज की फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ के आई एम श्योर हमें ये क्लियर हो गया है कि द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन के यूज़ की वजह से हमारे एनिमल्स को परेशानी होती है, उनके लिए एक हेल्थ थ्रेट बन जाता है। एंड नॉट जस्ट आर मरीन एनिमल्स जैसा कि आप देख सकते हैं, बट ऑल्सो आर स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो हमारे रोड में पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट कैटल्स एंड डॉग्स एंड कैट्स। इनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है इस पैसेज में। सो नाउ क्योंकि हमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑलरेडी पता है, सो प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चंस वन बाय वन। वी विल सी कि हमसे क्या पूछा गया है यहाँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप प्लीज फोकस करिए अपने स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई आर लैंड एनिमल्स सफरिंग? लेट्स अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई आर लैंड एनिमल्स सफरिंग? लैंड एनिमल्स की सफरिंग का ऑथर के हिसाब से क्या है मेन कॉज? तो आप अपने ऑप्शंस भी कंसिडर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, reckless dumping of plastic along with other waste. B, as they do not get enough food to eat. C, they have to live under very challenging weather conditions. And D, they do not get the right medical treatment for any health problems. Now let's move down to the question number 2 और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। Why do the municipal supervisors get routine calls? Please underline your keyword, students. Why do the municipal supervisors get routine calls? Options आप देखिए one by one. Option number A, as people want to take important information from them. B, they are responsible for the law and order in the city. C, residents demanding clearing up of rotting stray animal remains. And D, all the above reasons are correct. Please come down to the third question, जिसमें है कि why should people not throw away food in plastic or polythene covers? प्लीज अपने keywords को आप अंडरलाइन करना ना भूलें। Why should people not throw away food in plastic and polythene covers? Let's see the options now. A, it causes many ecological problems. B, the smell from the food from inside the polythene covers and they believe the cover to be edible as well. Option number C, it becomes very difficult to clean it up later on. And option number D, it is not permitted by the government to do so. Let's move down to the next question. According to the author, microplastics have become. आप देख सकते हैं कि ये सारे ही हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं बिकॉज वी आर गेटिंग द कीवर्ड्स जिनका सोल्यूशन हमें पैसेज में से मिल सकता है वंस वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। और इस क्वेश्चन में भी, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 में भी, प्लीज यू डू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स विच इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बिकम। दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स हियर विच इज ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। And let us please see the options properly. Option number A, an inseparable part of the food chain. B, a part of the air which we are inhaling. C, a routine component of the food waste in our homes. And D, all of the above options. Let's see the question number 5. Government should make it mandatory for manufacturing organizations to. वी हैव टू आंसर कि क्या गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना दिया है फॉलो करने के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। प्लीज अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू। लेट्स अंडरलाइन द कीवर्ड्स नाउ विच आर मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लीज सी योर ऑप्शंस thoroughly. ऑप्शन नंबर A, take back and dispose separately their plastic bags. B, to pay huge fines for making plastic bags. C,
to shut down their operations immediately, and D, to donate money for the upkeep of feral animals. Please come down to the next question, the question number 6. और आप देख सकते हैं ये vocabulary based question है ये एक, because we are being asked to tell the meaning of a word which is paucity. तो आप प्लीज़ अपना कीवर्ड ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए सो दैट लेटर ऑन आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है या ऑपोजिट पूछा गया है. सो लेट्स अंडरलाइन द कीवर्ड विच इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉसिटी. हमारा गिवन वर्ड है पॉसिटी, जिसको हम पैसेज में लोकेट करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे. इन द मीन टाइम जल्दी से एक बार अपने ऑप्शन हम देख लेते हैं. ए इज़ एक्सेस, बी इनकॉर्पोरेट, सी डेफिसिट, डी एक्सट्रीम. Now the next question students, question number 7, what is the opposite of deluge? ये हमारा एक opposite का question है, तो आप अपना कीवर्ड ज़रूर अंडरलाइन करिए. opposite of the word और word है deluge. हमारे options हैं A funds, B behavior, C drought, D system. And please come down to the next question which is the question number 8 और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है. And the question is saying what is the central theme of the passage. आप देखते ही समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशंस कि ये आपका एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे दिस इज एन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हियर बिकॉज आपको पूछा गया है द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. प्लीज अंडरलाइन द कीवर्ड्स सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. और आप जानते हैं कि सारे क्वेश्चंस जहाँ आपसे सेंट्रल थीम या समरी या सेंट्रल पॉइंट या फोकस पूछा जाता है पैसेज का, सो इट इज़ सिंपली एन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जहाँ हमें पूरे पैसेज का एक मीनिंग समझ के ही आंसर देना होता है. सो गिवन दैट प्लीज सी योर ऑप्शंस वंस अगेन. ए, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन लाइफ. बी, द लॉस ऑफ रेनफॉल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सी, द एनिमल अब्यूज बीइंग कॉज्ड बाय प्लास्टिक. एंड डी, गवर्नमेंट्स लैक ऑफ लॉज टू कर्ब प्लास्टिक यूज. इसके साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं अपने पैसेज नंबर 1 के. सो लेट्स प्लीज गो बैक टू द पैसेज वंस एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आवर आंसर्स. आई एम श्योर इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है हमारे माइंड में कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था या व्हाट वर द कीवर्ड्स बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2. तो एक बार जल्दी से बिफोर बिगिनिंग टू रीड द पैसेज मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लेती हूँ. आप भी अपनी स्क्रीन पे फोकस कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था लैंड एनिमल्स की सफरिंग के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2 से हमें पूछा गया था म्यूनिसिपल सुपरवाइजर्स को रूटीन कॉल्स क्यों आते हैं. थर्ड वॉज अबाउट वाई शुड वी नॉट थ्रो फूड इन प्लास्टिक और पॉलीथीन कवर्स. एंड द फोर्थ वॉज अबाउट माइक्रो प्लास्टिक्स. तो हम सारे कीवर्ड्स को माइंड में रखते हैं एंड प्लीज कम बैक टू द पैसेज नाउ और हम रीड करके देखेंगे कि हाउ वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. सो प्लीज स्टूडेंट्स रीड ऑन विद मी. फर्स्ट 4 लाइन्स आपने ऑलरेडी प्लास्टिक की पढ़ी है और पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ उन्होंने बात की है स्ट्रे एनिमल्स के बारे में, तो आप अपने स्क्रीन पे प्लीज़ फोकस करिए. फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ऑथर हमें बताते हैं अबाउट स्ट्रे एनिमल्स दैट दे आर इक्वली सफरिंग. Why are they suffering? Because of the reckless dumping of polythene and plastic waste by people. So I will go down to my question number 1 and see my options here. And I know the first option, which is the option number A, is talking about reckless dumping of plastic along with other waste. So I know this is my correct answer. हम इसको टिक कर सकते हैं. Option number A is the right answer. Now let's go down to the passage and look for more keywords in the passage. Please read with me, students. It is a routine for the municipal supervisors in Dehradun to receive a deluge of complaints each day from residents demanding clearing up of rotting stray animals remains. I know students की next question में मुझसे पूछा गया था about why do the municipal supervisors of Dehradun city get repeated calls. So as you can see in the second paragraph, first line में ही मेरा answer हम locate कर सकते हैं and we can underline it here please. You also underline along with me on your screen. It is a routine for the municipal supervisors in Dehradun to receive deluge of complaints each day from residents demanding clearing up of rotting stray animal remains. So I know the reason now और मैं अपने क्वेश्चन पे जाके इसको आंसर करूँगी. एंड एज आई कैन सी
कि इन 4 ऑप्शंस में से सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सी में मुझे बताया गया है कि रेजिडेंट्स डिमांडिंग क्लियरिंग अप ऑफ रॉटिंग स्ट्रे एनिमल रिमेन्स, और ये सेम कीवर्ड्स हमने पैसेज में देखे हैं ऑलरेडी. सो प्लीज अंडरलाइन योर ऑप्शन नंबर सी. दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ वी विल गो बैक टू द पैसेज एंड फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3 and 4. प्लीज कम बैक टू द पैसेज विद मी स्टूडेंट्स. और हम आगे पढ़ते हैं पैसेज को. In fact, there is a paucity of accurate data on exactly how many feral cows, dogs and cats die by either consuming plastic waste or get strangulated by polythene. In the absence of closed and separate dustbins for discarding plastic, all the waste in the public bins gets mixed up. Moreover, most of the times the waste spills on the roadsides due to irregular collection by the municipal authorities. In Dehradun, like in most other small towns across India, stray animals are usually underfed. It is evident from how cows, monkeys, cats and dogs flock around large overflowing municipal garbage containers in search of food. These poor animals end up ingesting plastic pieces which are jumbled up with the food waste. Incidents of cow eating away polythene bags and having it stuck in their throats and stomachs are extremely common. These animals suffer tremendously as the plastic causes internal injuries to them and polythene usually suffocates them to death. This is how my second paragraph is finishing, and since I have not found कोई भी keyword इस paragraph में directly मुझे नहीं मिला है, so let's move on to the next passage now और देखते हैं कैसे हम इसमें अपना further keywords को locate कर पाते हैं. So please start reading the third paragraph with me. आप भी अपने screen पे ध्यान दीजिए students. It is a common practice among people to throw away food waste and leftovers by wrapping them in polythene covers. This proves especially dangerous for the animal population, as they can smell the food from the inside the polythene and they believe the cover to be edible as well. As you know, question number 3 was talking about the same thing. हमने अपने question number 3 में पढ़ा था कि क्यों हमें मिक्स करके पॉलीथीन कवर्स में अपना फूड नहीं थ्रो करना चाहिए. तो उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया है शुरुआत में ही अपने थर्ड पैसेज की. आप प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लीजिए, आप अपने स्क्रीन पे फोकस करिए. People throw away their food waste and leftovers by wrapping them in polythene covers. This proves especially dangerous. क्यों? क्योंकि they can smell the food from inside the polythene covers and they believe the cover to be edible as well. मतलब कि आपके एनिमल्स जो स्ट्रीट में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि पॉलीथीन कवर्स में जो डिस्कार्डेड फूड है तो पॉलीथीन को भी वो एक फूड का पार्ट समझ के खा लेते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे डाई बिकॉज ऑफ ऑल दिस. सो प्लीज़ कम डाउन टू योर क्वेश्चन. और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाई शुड पीपल नॉट थ्रो अवे फूड इन प्लास्टिक एंड पॉलीथीन कवर्स. नाउ दैट वी नो द आंसर, हम अपने ऑप्शंस में जाके सही ऑप्शन को टिक करेंगे. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कैन स्मेल द फूड फ्रॉम इनसाइड द पॉलीथीन कवर्स एंड दे बिलीव द कवर टू बी एडिबल एज वेल. ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैंने अपने पैसेज में अंडरलाइन किए थे अभी. सो हम इसे टिक करेंगे. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ प्लीज कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ बात हो रही थी माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में. तो चलिए पैसेज में जाके देखते हैं कैसे ऑथर ने माइक्रोप्लास्टिक के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है. सो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम इसको. Several accounts of veterinarian surgeons who have removed kilograms of plastic from the stomachs of dying cows have routinely been coming to light in the last few years. Besides this, broken and sharp plastic objects found in the waste containers or strewn on the streets also cause physical injuries to the strays. When it comes to using plastics, humanity must come before convenience. Plastic not only poses a health hazard for humans, but is equally toxic for the environment too, due to its inability to get decomposed. Animals are an important and integral component of our ecosystem. From the feral animals to the scavenging birds, microplastics have become inseparable part of the food chain. आप देख सकते हैं कैसे मेरे 4th पैराग्राफ के लास्ट लाइन में हमें माइक्रोप्लास्टिक वर्ड मिल चुका है. आप प्लीज़ इस कीवर्ड को अंडरलाइन करिए और हम समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने हमें माइक्रोप्लास्टिक वर्ड को बताया है यहाँ पे. और हम समझ रहे हैं अपना लास्ट सेंटेंस देख के, इट इज़ क्लियर टू अस कि फ्रॉम द फेरल एनिमल्स टू स्कैवेंजिंग बर्ड्स माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बिकम इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द फूड चेन.
तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑथर ने आपसे पूछा है माइक्रोप्लास्टिक हैव बिकम व्हाट। सो अपने ऑप्शंस देख के हमें ये अब क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सेम कीवर्ड्स हमने पैसेज में ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द फूड चेन, आप इसको सेफली टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लीजिए। गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू डू व्हाट। तो हम अपने पैसेज पे वापस चलते हैं और हमारा लास्ट पैराग्राफ एक बार हम रीड करेंगे देखने के लिए कि वेयर वी कैन फाइंड आगे के आंसर्स। तो प्लीज रीड ऑन विद मी। द गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड मस्ट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस to take back plastic bags made by them. The same should be separately discarded as well. आपने देखा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे हमसे पूछा गया था कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या रूल बनाना चाहिए। तो यहाँ हमारा आंसर हमें बिल्कुल एविडेंट हो रहा है इन द लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट फ्यू लाइंस में। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए एंड वी हैव द आंसर नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक and must make it mandatory for all the commercial manufacturing organizations to take back the plastic bags made by them. So now I will go back to my question number 5 और आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि A is the correct answer, क्योंकि पैसेज में साफ साफ ये मेंशन्ड है कि the government should make them take back and separately dispose their plastic bags. तो आप इसको टिक कर सकते हैं and this is how option number A is your right answer. अब अपने 6th क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। ये एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ आपसे पॉसिटी का मीनिंग पूछा गया था। स्टूडेंट्स अगर आप पैसेज पे वापस चले मेरे साथ तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे हमने पहले ही वाले पैराग्राफ की 3rd लाइन में पॉजिटिव वर्ड को ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं। इस वर्ड को आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, विच हैपन्स जब हम कोई भी पैसेज को शायद पहली बार पढ़ते हैं। बट देन दिस इज़ द रीज़न कि हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को पहले पढ़ने से समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता होता है कि कौन से वर्ड्स में मुझे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से वर्ड्स को मैं अवॉइड कर सकती हूँ। तो क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में पॉजिटिव शब्द ऑलरेडी पढ़ा है, सो इसलिए वाइल रीडिंग द पैसेज देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स में फर्स्ट 3 लाइंस में आपको पॉजिटिव वर्ड मिल चुका है। अब हमें से जिनको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता है, इट गोज विदाउट सेइंग कि हम जाके अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर देंगे। बट देन बात करते हैं एक केस की जहां हम इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं या फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, हम कॉन्फिडेंस से इसको आंसर नहीं कर सकते, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वोकैब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो हम हमेशा करते हैं अपने सारे एग्जाम्पल पैसेजेस में, और हम इसका मीनिंग निकालेंगे पैसेज के ही कॉन्टेक्स्ट में। तो अब आपको वर्ड मिल चुका है, तो आप इस वर्ड के बाद वाली लाइंस और पहले वाली लाइन पे थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वर्ड का यूजेज पैसेज में किस तरह से किया गया है। तो लेट्स डू इट नाउ और हम इस लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। In fact, there is a paucity of accurate data on exactly how many feral cows, dogs and cats die by either consuming plastic waste और get strangulated by polythene। तो स्टूडेंट्स ये लाइन पढ़ के मुझे ये क्लियर हो गया है कि पॉसिटी का मतलब है शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी, क्योंकि यहाँ ऑथर हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारे पास एक्यूरेट डेटा बहुत कम है कि कितने हमारे रोड साइड एनिमल्स को सफरिंग होती है प्लास्टिक कंज्यूम करने की वजह से। सो नाउ दैट आई कैन गेस द मीनिंग इजीली थ्रू द पैसेज, आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन और आप देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में सी आपका जो ऑप्शन है वो बात करता है डेफिसिट के बारे में। डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज, मतलब कोई तरह की कमी। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉसिटी इज डेफिसिट। आप अपने ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, दिस इज योर राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ हमसे पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डेल्यूज। सो इफ यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेल्यूज, वेरी गुड, क्योंकि किसी भी वर्ड का ऑपोजिट सॉल्व करने के लिए उसका मीनिंग या सिनोनिम जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी शब्द का मतलब नहीं समझते तो स्टूडेंट्स उसका ऑपोजिट भी बताना हमारे लिए ऑब्वियसली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में डेल्यूज वर्ड का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए पहले पैसेज पे जाके डेल्यूज वर्ड का मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद के और पहले के वर्ड्स को समझ के, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के, और उसके बाद आप ऑप्शंस में जाके देखेंगे कि क्या इसका विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट या फिर एंटोनिम हो सकता है। सो प्लीज टेक दिस वर्ड फ्रॉम योर डेल्यूज एंड कम बैक टू द पैसेज विद मी। और आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में
डेल्यूज वर्ड मैंने नहीं हमने देखा है कहीं भी. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. यहाँ डेल्यूज वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है. आई विल सी नाउ माई पैराग्राफ नंबर 2, जो कि जहाँ आप देख सकते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ की पहले ही लाइन में आपको डेल्यूज वर्ड दिख रहा है साफ साफ. दिस इज डेल्यूज. अब हम इसका मतलब समझने की एक बार कोशिश करते हैं. सो हम इस लाइन को अच्छे से समझते हैं एक बार रीड करके, एंड देन वी विल सी कि क्या मतलब डेल्यूज का पैसेज के हिसाब से हो सकता है. टू रिसीव अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स ईच डे फ्रॉम रेजिडेंट्स डिमांडिंग क्लियरिंग अप ऑफ रॉटिंग स्ट्रे एनिमल रिमेन्स. आप देख सकते हैं डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स ईच डे से हमारा मतलब है बहुत सारी कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. तो हमें क्लियर हो जाता है कि डेल्यूज का मतलब है एक काइंड ऑफ फ्लड, काइंड ऑफ ट्रिमेंडस, किसी भी चीज़ की एक्सेस जो हमारे पास है वही डेल्यूज का मतलब होता है. इट मीन्स फ्लडिंग ऑफ समथिंग. और इस केस में हमारा मतलब है डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स से और फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि एक बाढ़ आपकी समझ लीजिए कंप्लेंट्स की. तो अब जबकि मैं मतलब समझ चुकी हूँ डेल्यूज वर्ड का, तो आई एम श्योर हम इसका ऑपोजिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और आप अपने ऑप्शंस अगर देखें तो ए फंड्स, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ. बी बिहेवियर इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस. सी ड्राउट. नाउ ड्राउट से स्टूडेंट्स आई एम श्योर इट्स अ कॉमन वर्ड, तो हम समझते हैं कि ड्राउट का मतलब क्या होता है. तो आप जानते ही हैं कि ड्राउट से हमारा मतलब है किसी चीज़ का सूखा पड़ जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना. और वर्ड हमारा जो दिया गया है पैसेज में वो है डेल्यूज. क्योंकि डेल्यूज का मतलब है एक्सेस. मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख के देती हूँ. या फिर हम बात कर सकते हैं फ्लड की, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ की टू मच की. और ड्राउट से हमारा मतलब है सूखा पड़ जाना, किसी चीज़ का अकाल पड़ जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना. तो आप देख सकते हैं कि डेल्यूज का मतलब है ड्राउट, फ्लड का ऑपोजिट है ड्राउट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. आप इसको टिक कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ यू हैव आंसर्ड योर vocabulary section questions for this passage. Now let's come down to the question number 8, जो कि है हमारा what is the central theme of the passage. अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की जब बात होती है तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमें खुद ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो पूरे पैसेज का सार आपको बता रहा है. Which of these options can summarize the passage in the best possible manner. नाउ दैट हमने पैसेज को एक पूरी रीडिंग दी है, तो लेट्स सी द ऑप्शंस और हम इजीली समझ जाएंगे कि कौन से ऑप्शन से हमें पैसेज की सेंट्रल थीम पता चल रही है. सो प्लीज फॉलो ऑन योर स्क्रीन विद मी. ए, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन लाइफ. बी, द लॉस ऑफ रेनफॉल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. C, the animal abuse being caused by plastic. And D, the government's lack of laws to curb plastic use. Without thinking much, I can say, and you can also say कि option number C is the correct answer. आप प्लीज़ इसे टिक कर लीजिए बिकॉज पूरे पैसेज में ऑथर ने बात हमसे की है एनिमल अब्यूज़ के ही बारे में, जो कि प्लास्टिक की वजह से हो रहा है. सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स कैसे हमने अपने फर्स्ट पैसेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया इजीली बाय यूजिंग रिवर्स मेथड. और सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम जाते हैं अपने पैसेज नंबर 2 पे, जो कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पैसेज है फॉर दिस सेट. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्क्रीन्स विद मी. लेट्स रीड दिस पैसेज और देखते हैं कि इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है. तो हम पहली कुछ लाइन पढ़ के सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा समझेंगे, टॉपिक किस बारे में है ये समझेंगे. सो प्लीज़ रीड विद मी. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट that plastic as a substance is not at all biodegradable by its nature. Only due to its durability and aesthetic appeal, plastic eventually came to replace the traditional Indian ware composed of steel, brass, copper and wood. Even fabric and jute bags became less in vogue after the advent of polythene and plastic in the mainstream life. नाउ स्टूडेंट्स, छोटा सा था हमारा पहला पैराग्राफ जो है इस पैसेज का. उसकी 4-5 लाइन्स पढ़ के आई एम श्योर हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. तो येस यू आर राइट, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अगेन प्लास्टिक, और कैसे प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कैसे कि प्लास्टिक के आने के बाद से हमारे जो एक ट्रेडिशनल किचन में यूज़ करने के
जो हमारी वस्तुएं थी, जैसे कि आपके ब्रास के सामान थे, स्टील का सामान था, कॉपर और लकड़ी का सामान था, वो बंद हो गया। और जस्ट बिकॉज प्लास्टिक्स देखने में बेटर है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, टूटता नहीं है, कैसे प्लास्टिक इतना मेन स्ट्रीम लाइफ में इट बिकेम अ पॉपुलर थिंग टू यूज़. So now that I know my topic, we will use the reverse method and we will go to the questions first. तो प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन पे फोकस करते हुए मेरे साथ क्वेश्चंस पे आ जाइए जल्दी से. And let's see what the question number 1 says. So the question number 1 is saying, what is true about plastic? स्टूडेंट्स अगेन ये हमारा आप कह सकते हैं एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी है और इन अ वे एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी है. और हमने पहले भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि काइंड ऑफ एक कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 100% ना वो पैसेज बेस्ड होते हैं और 100% ना ही वो आपके इन्फरेंस बेस्ड होते हैं. सो समवेयर दे लाई इन बिटवीन. आपको पैसेज का एक सार समझते हुए ही अपने आंसर को निकालना है. So please proceed with underlining your keywords here. What is true about plastic? अब अपने options देख लीजिए. A, it is very nature friendly material. B, it is not biodegradable by nature. C, it is very good for kitchen use. And D, it is extremely expensive to afford. After seeing my first question, students, we will go back to the second question. और हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. Why did plastic replace the traditional kitchenware in India? So please underline your keywords. Why did plastic replace the traditional kitchenware in India? Let's see the options also. A, due to its durability and aesthetic appeal. B, as it was more easily available than other things. C, it is non-breakable. And D, all of the above. Now please come to the question number 3. जहाँ वो हमसे पूछते हैं व्हाट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ मरीन एनिमल डेथ. प्लीज अंडरलाइन स्टूडेंट्स, लीडिंग कॉज बताना है आपको ऑफ मरीन एनिमल डेथ, यानी कि सी एनिमल्स की डेथ के पीछे. और आपके ऑप्शंस हैं. ए, द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. बी, रिपीटेड हंटिंग ऑफ देम बाय पीपल. सी, एज दे कैन नॉट अडेप्ट टू द क्लाइमेटिक चेंजेस. एंड डी, द ह्यूज प्लास्टिक डिपॉजिट्स इन द ओशन फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the correct meaning of the word bugbear? Now students, ये एक vocab based question है. Instead of one word आपसे एक छोटा phrase type of word पूछा गया है that what is the meaning of bugbear. आप meaning word पे underline करिए क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपको इस word का meaning निकालना है और word है आपका bugbear. एक बार अपने options हम देख लेते हैं. A, obstacle. B, a polar animal. C, a rule in some countries. D, an environmental phenomena. Please come to the next question, students. What is the tone of the passage? आप देख सकते हैं ये एक inference based question है और हमें passage की tone बतानी है, यानी कि हमें author का topic के प्रति attitude बताना है. As a reminder, I'm again writing the word attitude here so that आप जब भी tone देखें passage की तो आप समझ जाएं कि by tone we mean the attitude. किसका attitude? Author's attitude towards what? Towards the टॉपिक जो कि आपका डिस्कस किया जा रहा है. और आपके ऑप्शंस हैं. ए, आर्ग्यूमेंटेटिव. बी, इंफॉर्मेटिव. सी, एंग्री. डी, ऑप्टिमिस्टिक. तो आपने देखा कि वी हैव 5 क्वेश्चंस हियर और हम जल्दी से अपने पैसेज पे जाके सबके आंसर्स निकालेंगे वन बाय वन. स्टूडेंट्स, एक बार क्विक आप जल्दी से एक सिफ्ट थ्रू करिए अपने कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस के, सो दैट वाइल रीडिंग द पैसेज हम उनको साथ साथ में आंसर्स को निकालते चलेंगे. पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था What is true about plastic? क्वेश्चन नंबर 2 में बात की थी हमने प्लास्टिक ने ट्रेडिशनल किचन वेयर को रिप्लेस क्यों किया. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बात की थी कॉज ऑफ मरीन एनिमल डेथ्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन था. तो लेट्स कम बैक टू द पैसेज एंड बिगिन रीडिंग द पैसेज अगेन. आपने देखा स्टूडेंट्स कैसे हमने फर्स्ट फ्यू लाइंस जब पैसेज की पढ़ी थी तो ही हमें प्लास्टिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी इसमें. तो बिकॉज आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमसे प्लास्टिक के बारे में पूछा गया है, वी विल प्लीज़ फोकस ऑन द पैराग्राफ नंबर 1 अगेन एंड सी कि कौन से हमें इसमें आंसर मिल सकते हैं. तो हमें पता लगाया था पैराग्राफ नंबर 1 से हमें मालूम चला था कि प्लास्टिक एज अ सब्सटेंस इज नॉट एट ऑल बायोडिग्रेडेबल बाय नेचर. नेक्स्ट था ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील प्लास्टिक इवेंचुअली रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडियन किचनवेयर composed of steel, brass and copper and wood. थर्ड पॉइंट प्लास्टिक के बारे में था कि इवन फैब्रिक एंड जूट बैग्स बिकेम लेस इन वोग, मतलब कि लेस कॉमन
after the advent of polythene and plastic in the mainstream life. तो ये देखते हुए स्टूडेंट्स आई कैन गो बैक टू माई क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ इन्होंने हमसे प्लास्टिक के बारे में एक्सक्लूसिवली बात की है, तो प्लीज़ आप अपने ऑप्शंस में से देखिए कि प्लास्टिक के बारे में क्या इसमें से सही है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट प्लास्टिक. ए था आपका इट इज़ अ वेरी नेचर फ्रेंडली मटीरियल, बी था आपका इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल बाय नेचर, और आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 लाइन्स में ही अपने पैसेज के ये सेम कीवर्ड्स पढ़े हैं अबाउट प्लास्टिक, दैट इट इज़ नॉट एट ऑल बायोडिग्रेडेबल बाय नेचर. आप अपने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, दिस इज़ योर राइट ऑप्शन. एंड नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया था व्हाई डिड प्लास्टिक रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडियन किचन वेयर. और आपने देखा कि कैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही अपने पैसेज के इसका भी आंसर निकाल लिया था, और वो था कि ड्यू टू इस ड्यूरेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील प्लास्टिक आपके जो हैं दे केम टू डोमिनेट द ट्रेडिशनल इंडियन वेयर. तो आप अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, विच इज़ द ऑप्शन नंबर ए, एंड आई हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन ऑलरेडी. Now we will go back to the passage and let's read on with me. Today human civilization has ended up paying a really heavy price due to the overuse of plastics in the form of several utilities. The damage sustained because of plastic abuse has in fact been twofold. On the one hand, exposure to food and beverages in the form of food containers, packaging and water bottles causes toxin leakage into the eatables. On the other hand, it causes chemical contamination of the soil and groundwater resources. Plastic waste are being found deposited in the ocean floor and are a leading cause of marine animal deaths. Please underline students, because you know कि आपके थर्ड क्वेश्चन में आपसे मरीन एनिमल डेथ का कॉज पूछा गया है क्लियरली. सो यू कैन प्लीज फोकस ऑन योर स्क्रीन, और आप देख सकते हैं कैसे सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ योर सेकेंड पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट योर मरीन एनिमल डेथ्स. और यही हमारा आंसर है, प्लास्टिक रेजिड्यूज हैव बिकम एन इंसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन एंड दे आर डिपॉजिटेड इन द ओशन फ्लोर एंड आर अ लीडिंग कॉज ऑफ मरीन एनिमल डेथ्स. तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस. व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मरीन एनिमल डेथ? आप जानते हैं इसका रीजन है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑलरेडी आपने पैसेज में इसको अच्छे से देखा है, द ह्यूज प्लास्टिक डिपॉजिट इन द ओशन फ्लोर. तो आप अपने ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, इट इज़ योर राइट आंसर. नेक्स्ट था स्टूडेंट्स हमारा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. इसको पढ़ने के लिए वी विल गो बैक टू द पैसेज एंड ट्राई टू लोकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बग बेयर. प्लीज कम बैक टू द पैसेज विद मी स्टूडेंट्स. सिंस वी नो कि हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना होगा अपने पैसेजेस के बाद, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसलिए इवन इफ वी थिंक कि हमारे लिए पैसेज का एक कोई गिवन पैराग्राफ या फ्यू लाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो भी हमें उनकी एक रीडिंग देनी ही पड़ती है स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज अगर हम पूरे पैसेज का मतलब नहीं समझेंगे तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एट द एंड ऑफ इट. सो प्लीज़ लेट्स रीड ऑन फर्दर. A total abandoning of plastic at the domestic as well as the commercial level is required to keep the environment from being further sabotaged. Though there is a distinct wave of awareness being spearheaded by the NGOs, governments and environmentalists alike, which are relentlessly propagating a green living, any initiative without a wide and democratic participation of all the citizens is essentially superficial. Adoption of food packaging made with indigenously available leaves, paper and wood using fabric bags is a step which each one of us must take as a much needed contribution towards ecological protection. Any use of polythene by supermarkets, vegetable and grocery vendors should be immediately brought to the notice of municipal authorities, and punitive action must be taken against such malpractices. Now let's read the last line of the passage. Plastics remain the biggest bugbear in the process of environmental conservation and building a healthy world for ourselves. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे हमारे पूरे पैसेज की लास्ट 2 कंक्लूडिंग लाइंस में हमें वर्ड बगबियर मिल चुका है, और अगर हम इसका मतलब ऑलरेडी नहीं जानते हैं सो वी विल फाइंड इट आउट नाउ. कैसे? इसके बाद के और पहले के लाइन पे फोकस करते हुए हम इसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग निकाल सकते हैं. लेट्स डू इट नाउ. Plastics remain the biggest bugbear in the process of environmental conservation and building a healthy world for ourselves. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे ऑथर ने हमें बताया है कि प्लास्टिक एक सबसे बड़ा चैलेंज है इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो बगबियर से ऑब्वियसली हमारा मतलब है एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत बड़ा रुकावट बन रही है, ऑब्स्टिकल बन रही है, हिंड्रेंस बन रही है, समस्या बन रही है, बाधा बन रही है. सो नाउ दैट वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड,
प्लीज कम बैक टू द क्वेश्चंस। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मीन्स एन ऑब्स्टिकल, और यही हमारा बगबियर का मतलब है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आप प्लीज इसको टिक कर लीजिए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, जो कि था व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। आप कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पूरा पैसेज पढ़ने के बाद एक एसेंशियल आइडिया हमें लग चुका है कि पैसेज में ऑथर की या फिर जो बात हमसे की गई है टॉपिक में उसकी टोन क्या है। सो ऑप्शंस देखते हुए हम समझ जाएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट टोन। ए में था आपका आर्ग्यूमेंटेटिव, बी में था इंफॉर्मेटिव, सी में था एंग्री और डी में था ऑप्टिमिस्टिक। इट गोज विदाउट स्टेइंग स्टूडेंट्स कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑथर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऑथर ने आपसे आर्ग्यू नहीं किया है अबाउट एनीथिंग। ऑथर इज नॉट ट्राइंग टू बी एंग्री ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी अथॉरिटी। ऑथर इज ओनली टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग, how it is happening and how it should not happen. So the correct answer is informative, which means to give out information. So I know that my tone is informative. इसके साथ हमने अपना पैसेज नंबर 2 भी क्लोज किया सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रिवर्स मेथड यूज करके हम इफेक्टिवली और कम समय में अपने सवालों के जवाब देते जा रहे हैं। नाउ लेट्स रीच द पैसेज नंबर 3 स्टूडेंट्स, विच इज ऑन योर स्क्रीन। और हम अपनी फर्स्ट फ्यू लाइन्स पढ़ते हैं पहले इस पैसेज की और समझते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है before proceeding further. So please focus on your screens with me and let's begin by reading the first few lines of the passage now. Human resource management, HRM or HR, is the strategic approach to the effective management of organization, workers, so that they help the business gain a competitive advantage. Commonly known as the HR department, it is designed to maximize employee performance in service of an employer's strategic objectives. HR is primarily concerned with the management of people within organization, focusing on policies and on systems. After reading the first 6 lines of the passage, it is quite clear students कि यहाँ जो topic of discussion है वो है हमारा human resource management, जैसे कि आप देख सकते हैं, underline भी कर सकते हैं for a better understanding. Human resource management, HRM और HR, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और कैसे ऑथर ने हमें बताया है अभी तक इन द ओपनिंग लाइंस कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ HR। तो पर्पस आपका होता है कि कैसे बिजनेस को हेल्प करता है HR एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ का मैक्सिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस आपका, और कैसे HR का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फोकसिंग ऑन पॉलिसीज एंड ऑन सिस्टम्स। ये जानने के बाद कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, प्लीज चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स एनालाइज करने कि हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ। इट्स अ वेरी लॉन्ग पैसेज एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी कि जहाँ पैसेजेस इतने लंबे होते हैं कि 6 से 7 पैराग्राफ्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट 6 लाइन्स को पढ़ने की जगह आप पूरा पैसेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको भी रीड कर सकते हैं। टॉपिक समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाय रीडिंग ओनली द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, क्योंकि ये एक लेंदी पैसेज है। तो आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द पैसेज और सिर्फ चंद लाइनें पढ़ के आपको नहीं मिलने वाली। तो जस्ट इन केस यू फील इट इज़ मोर ईजी फॉर यू टू रीड द फुल फर्स्ट पैराग्राफ, प्लीज़ गो अहेड। आप अपने टाइम के हिसाब से एग्जाम टाइम में ये डिसीजन ले सकते हैं कि इफ़ यू थिंक यू हैव सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम और आपका आरसी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप थोड़ा इसमें अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप अपना पूरा फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चंस नाउ। And the question number 1 is saying, according to the passage, which of the following tells about the culture, values and work ethics of an organization to the newly elected employee? Please underline your keywords here students. Which of the following tells about the culture, values, work ethics of an organization to the newly selected employee? Options आपके हैं A, performance appraisal, B, recruitment program, C, orientation program, D, training program, and E, job analysis. Please come to the question number 2. According to the passage, which of the following is not the part of personal management? Please अपने keywords आप underline कर लीजिए। Which of the following is not, mind you, not students, a part of personal management? Let's read the options. A, focusing on personal administration. B, extensive training program for improving the efficiency of the employee. C, inverted approach. D, focusing on basic labor relation issues.
and D, viewing employee as a tool. Now question number 3 हम देखते हैं. According to the passage, by which of the following working efficiency of an employee is affected the most? Please अपने keywords को आप underline कर लीजिए. By which of the following working efficiency of an employee is affected the most? We are talking about working efficiency और कैसे ये सबसे ज़्यादा बढ़ती है, आपकी effect होती है. Options हैं आपके A, qualification of the employees, B, training and development programs, C, working atmospheres, D, willingness to work, and E, incentives and compensation. Question number 4. According to the passage, which of the following unfolded the field of human resource for the first time? यानी कि किसने इन्वेंट किया था आपका फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पहली बार? प्लीज अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स. अनफोल्डेड द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true in the context of the passage? It is a inference based question because यहाँ आपसे पूरे passage के बारे में पूछा जा रहा है. So let's see the option number A. Ability to do work is more important in comparison to willingness to do work. B, it is not essential that highly educated employees will do outstanding work. C, HR is primarily concerned with the remuneration of people within an organization. D, none of the above. E, all are true. Now the next question students, साथ के साथ हम अपने keywords underline करना नहीं भूलेंगे. Which of the following statement is true in context of the passage? Next question, find the incorrect statement on the basis of the given passage. यहाँ भी आपको पूरे passage के ऊपर बेस करके ही information निकालनी है, तो ये आपका proper inference based question होगा students. Inference based question. और यहाँ हमें incorrect statement निकालना है which is wrong. Incorrect statement on the basis of given passage. आपका ऑप्शन नंबर ए है effective HR management is a modern version of what used to be called the personal management. B, once the employees have been selected, an induction program is conducted. C, job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company. D, human resource planning refers to a process by which the company allocates the responsibilities to the managers of different divisions. E, all are correct. And question number 7, choose the word which has the same meaning as the word emerged. Students, ये एक vocab based question है, आप अपने keywords को please underline कर लीजिए. Same meaning as the word emerge. आपका word है emerged. और options हैं आपकी A, fled, B, waned, C, transpired, E, ebbed, and E, wilted. Now students, let's come back to the next question, which is choose the word which has the same meaning as the word outstanding. Please underline your keywords, same meaning as the word outstanding. और ये भी एक vocabulary based question है और आपके options हैं A, abysmal, B, groovy, C, appalling, D, outrageous, E, despicable. Now please come back to the 9th question. Choose the word which has the opposite meaning as the word cordial. Now please underline your keywords क्योंकि यहाँ आपसे opposite पूछा गया है और आपका word है cordial. Let's see the options. A, affable, B, convivial, C, frosty, D, amiable, and E, genial. 10th question, choose the word which has the opposite meaning as the word inverted. Please do underline your keywords again students. Opposite मतलब आपको बताना है word inverted का. और आपके options हैं A, reversed, B, overturned, C, upturned, D, wrong way up और E, upright. इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. यू नो कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं बिकॉज पैसेज भी आपका लेंदी है और ये एक मेन एग्जाम में इस तरह के पैसेजेस आने की बहुत हमें एक्सपेक्टेशंस होती है विच आर लेंदी ऑल्सो एंड द क्वेश्चंस आर ऑल्सो टू मेनी टू आंसर. सो प्लीज कम बैक टू द पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. एक बार जल्दी से आप अपने माइंड में सिफ्ट थ्रू कर लीजिए अपने सारे कीवर्ड्स क्वेश्चंस के. हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अबाउट द कल्चर, वैल्यू एंड एथिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय. सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि क्या इसमें से आपका पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, फोकसिंग ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग की बात की थी, इन्वर्टेड अप्रोच, लेबर रिलेशंस और टूल. और थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी जो है वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है. और ऑप्शन नंबर डी हमारा था कि किसने कॉइन किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके बाद हमारे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ख़त्म हो गए, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए थे. सो हम इन सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं एंड लेट्स कम बैक टू द पैसेज.